हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 34 मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक ट्रेन 540 यात्रियों को लेकर चली। पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री उतर गए। समझो, जो ये ट्रेन था प्यारे दोस्तों, उसमें 540 यात्री थे। पहले स्टॉपेज में 1/9 उतर गए, मतलब 60 यात्री उतर गए। 60 यात्री उतरने के बाद ट्रेन में जो बचे लोग होंगे वो 480 होंगे। पहले बोलो हाँ। कह रहा 24 चढ़े, दूसरे स्टॉप पर उतर गए और 24 चढ़े, मतलब उतरने के बाद 24 यात्री चढ़ गए। इसका मतलब ट्रेन में हो गए 504 लोग। बोलो हाँ। फिर कहता है दूसरे स्टॉप पर उस समय जितने यात्री थे उसके 1/8 उतर गए। दूसरे स्टॉप पर जितने यात्री थे उसके 1/8, 68 64 ज्यादा होता है, 48 63 आदमी उतर गए। इसमें 63 घटा दोगे बच्चा, लास्ट में 1 4 441 बचे। और कह रहा है 9 यात्री चढ़ गए, तो 441 में 9 और जोड़ दोगे, 450 हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बस है जिसमें 540 लोग हैं। पहला स्टॉपेज आया और पहले स्टॉपेज में 1/9 व्यक्ति उतरे, मतलब 60 व्यक्ति उतरे और 24 व्यक्ति चढ़ गए, तो बस में अब हो गए 504। नेक्स्ट स्टॉपेज आया जिसमें 1/8 लोग उतर गए, यानी 63 उतर गए, और तो बचे 441, और उस स्टॉपेज में 9 लोग और चढ़ गए, 450। बढ़िया क्वेश्चन, सम्मान करेंगे। बढ़िया। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जानते हो, डायरेक्ट आंसर अगर 1/9 लिखा होगा तो 9 आएगा, और अगर 9 लिखा है तो 1/9 आएगा। सर हमें कैसे मालूम चलेगा? दोस्तों, हमने बहुत बार आपको चीजें समझाई हैं और सिखाई हैं। क्या कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देखा है, तो जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है बच्चा, वो 1/p होता है। जी हां दोस्तों, क्या होता है? 1/p होता है। दोस्तों, ये चीज आपको मालूम है, क्योंकि इनका जो गुणा होगा वह सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा होता है, जिससे ये कटकर 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/9। तो बच्चा हम भी जानेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा क्या? 9 हो जाएगा। ये आंसर याद रहे। हमने कई बार इसके रिजल्टेंट सिखाए हैं कि इसको आगे सॉल्व भी करते हैं कि 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p भी होता है, और डायरेक्ट बच्चा याद रखता है कि सेक थीटा बराबर होता है p स्क्वायर प्लस 1/2p भी। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना बहुत पढ़ाया है YCT मैथ, यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स में। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे, मुस्कान के साथ करेंगे और निरंतर अभ्यास करेंगे। सारा का सारा खेल आपके अभ्यास पे डिपेंड है कि आप कितने प्यार से प्रैक्टिस कर रहे हो। दोस्तों, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 54 वर्ष है। एक पुत्र और उसके पुत्र की औसत आयु 54 वर्ष है। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 23 और 13 है। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 54 वर्ष, हमें कोई तकलीफ नहीं। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 23 और 13 है। तो ये जो 23 और 13 है ये तो प्रेजेंट में हो गया, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बच्चा, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट में हो गया 23 और 13। 23 और 13 जो कि 36 होता है। एक सेकेंड। अच्छा हाँ, 23 और 13 36 होता है, और उनकी औसत आयु 54 है, तो 54 दूना 108, ये टोटल हो जाएगी। बच्चों,
36 का आप देखो ये वैल्यू 3 गुना होता है। जी हां दोस्तों, तो अगर हमसे कहता है तो इसकी प्रेजेंट आयु 69 ये हो जाएगा, 13 3 39 ये हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद और 6 वर्ष के बाद तो 69 और 6 जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा, और 39 और 6 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम इसका रेशियो की बात करते हैं, 15 से ये 3 बार में जाएगा और 15 से ये 5 बार में जाएगा। 5 और 3 का रेशियो हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5:3 हो जाएगा। फिर से समझो, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 54 है। औसत 54 है तो टोटल कितना होगा? 108 हो जाएगा। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 23 और 13 है। 23 और 13, 23 और 13 का योग होता है 36। 36 बराबर 108, मतलब 36 का 3 गुना 108 होता है। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, 23 का 3 गुना 69, 13 का 3 गुना 39। अब 69 6 वर्ष जोड़ोगे 75 और 39 में 6 जोड़ोगे 45। 5 और 3 का अनुपात आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरे के बाद हम चलेंगे चौथे नंबर पे। जी हां दोस्तों, ये एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, जो आपके सामने है। हम धैर्य, संयम और विवेक से इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे और चीजों को समझेंगे। क्या यदि PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0 तो इसका मान क्या होगा? दोस्तों, हमसे कहता है PQ, QR और RP बराबर 0, PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0, और हमसे खुलकर कहता है कि भैया P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस का QR, Q स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर माइनस का RP। अरे बोलो हाँ। और R स्क्वायर माइनस का PQ, इसका मान क्या होगा? दोस्तों, एक बात को समझो कि PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0, इसमें हमें डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि SSC का होता है। इसमें एक वैल्यू सेटिस्फाई करती है, P बराबर 1, Q बराबर -2, R बराबर -2। ये वैल्यू आप याद रखना, चाहो तो ये वाली याद रख लो, P बराबर -1, Q बराबर 2, R बराबर 2। ये वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। 99.99% अगर जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है तो इसमें गिने चुने 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और सबको बच्चा तैयार कर लेता है। समझो, तो हम यही वैल्यू से आंसर निकालेंगे समय को बचाते हुए। जी हां दोस्तों, तो हम पहली वाली रख दे रहे हैं, आप दूसरी रख लेना। P का 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1, दोनों का गुणा तो माइनस QR, सही लिखा था मैंने? बिल्कुल, ये माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि 2 गुणा 2 4 और माइनस आगे लगा हुआ है। प्यारे दोस्तों, Q स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस तो ये 2 हो जाएगा। R का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, और P इंटू Q दोनों का गुणा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस। प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए कि ये वैल्यू माइनस का 1/3 आ गया। 4/6 जिसे 2/3 बोलते हैं, 4/6 जिसे 2/3 बोलते हैं। इसको सॉल्व करो, 3 एज ए एलसीएम होगा -1 +2 +2। 4 में से 1 गया, 3/3, मतलब आंसर आया 1। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। प्यारे दोस्तों, बोलो हां कि सर हमें समझ में आ गया। क्या? PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0, और बाकी ये हमने पुट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 4 के बाद 5वां। जी हां दोस्तों, प्यारे दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो और सीखो। क्या कहता है? कहता है एक क्लास के 30 विद्यार्थियों के औसत नंबर 45 हैं।
चेकिंग करने पर 2 गलतियां पाई गई, मतलब 30 लोगों का जो औसत है, एवरेज है, वो 45 है। हमें कोई तकलीफ नहीं। चेकिंग करने पर 2 गलतियां पाई गई। संशोधन के बाद अगर एक विद्यार्थी प्लस 45 नंबर ज्यादा और दूसरे ने 15 नंबर कम हासिल किए, अब चेकिंग किया गया तो मालूम चला एक विद्यार्थी के प्लस 45 ज्यादा तो इसके 45 नंबर कम होंगे, और दूसरे व्यक्ति के 15 नंबर कम तो उसको 15 नंबर दोगे। बोलो हाँ, मतलब 30 नंबर का खेला हो गया। अब ये 30 नंबर कम करोगे तो सभी के एक एक नंबर औसत में कम होंगे। 30 से भाग दे दोगे, एक आया, 45 में एक गया, 44 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझाते हैं, समझो। एक क्लास थी जिसमें 30 विद्यार्थी थे। कितने? एक क्लास में 30 विद्यार्थी के औसत नंबर 45 है। तो एक क्लास में 30 विद्यार्थियों के औसत नंबर क्या है? 45 है। हमें कोई तकलीफ नहीं। चेकिंग करने में 2 गलतियां पाई गई। कितनी गलतियां पाई गई? 2 गलतियां पाई गई। संशोधन के बाद पहले में 45 नंबर ज्यादा तो इसके 45 नंबर कम करोगे, दूसरे में 15 नंबर कम तो 15 नंबर दोगे। माइनस 45 में 15 जाएगा, माइनस का 30 आएगा, तो बच्चा 45 में माइनस 30 बटा 30, एक कम, तो 45 में एक गया, 44 इज द राइट आंसर। चलिए 5 के बाद छठा नंबर क्वेश्चन सिखाया जाएगा, मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, मगर प्यार से। तो इन सब चीजों को आपको सीखना है धीरे 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 धीरे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 75 बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई कितनी होगी? बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों का आपको सम्मान करना चाहिए और धैर्य पूर्वक सॉल्व करना चाहिए। जी हां दोस्तों, देखो एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। पहली बात तो ये, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। यदि इसकी लंबाई को 5 घटा दिया जाए तो लंबाई को 5 घटा दोगे, ये लंबाई 5 घट गई, और चौड़ाई में 5 बढ़ा दिया गया तो एरिया एज ए फॉर्म में, तो चौड़ाई में 5 बढ़ा दिया गया तो हमसे कहता है 75 एरिया बढ़ जाता है। तो जो ये कंडीशन अप्लाई करवाई गई है कि लंबाई में 5, चौड़ाई में, लंबाई में 5 कम, चौड़ाई में 5 बढ़, जो इसका एरिया आएगा इसके एरिया से 75 दो, ये घटा दो, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 75। गाइस इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 5x आ गया, 5 दूना 10x हो गया, माइनस का 25 हो गया। बोलो हाँ, माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 75 हो गया। बच्चा सीखेगा कि इस वैल्यू से ये कैंसिल हो गया। अब ये 10x में 5x गया तो बचा 5x। बोलो हाँ, ये माइनस 25 उधर गया तो 100 आया। देखा ये जाए तो x बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। जब x की वैल्यू 20 आ गई, जब x की वैल्यू 20 आ गई तो इसकी वैल्यू 40 आ जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमसे कहता है लंबाई क्या है? 40 हो जाएगा। देखो हम शॉर्ट ट्रिक कर सकते थे, पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 1-2 लाइन सॉल्व करना सीखो। 2 लाइन है, बाकी कुछ नहीं है। मोहब्बत से बड़े के एरिया से छोटा घटाओगे तभी 75 आएगा, और देन यू विल गेट द राइट आंसर। आयत की लंबाई कितनी होगी? तो 40 होगी। प्यारे दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन को हम सीखेंगे मगर प्यार से। मगर प्यार से। किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 है और साधारण ब्याज 40 है, तो ब्याज की दर क्या? देखो बच्चा, प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होता है। प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होता है भाई। पहले वर्ष में ब्याज 20 रुपए, दूसरे वर्ष में भी ब्याज 20 रुपए। ये किसमें? ये साधारण ब्याज के केस में होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष क्या होता है? समान होता है, तो 20-20 होता है। अब चक्रवर्ती ब्याज तो 1 रुपए ज्यादा है,
तो देखा जाए ये 20 तो चक्रवर्ती ब्याज 1 रुपए ज्यादा। अब देखा जाए इसका ये R% ही होता है बच्चा, और 5 चौका 20 मतलब 5% आ जाएगा। जो बच्चे नहीं समझ पाए वो फिर से समझे। 40 रुपए हमारा साधारण ब्याज है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, और पूरा चक्रवर्ती ब्याज है तो 1 रुपए अधिक। याद करो डब्बा कॉन्सेप्ट वाईसीटी मैथ में पढ़ाया है यूथ कंपटीशन में, तो इसका R% ये होता है, तो 20 का R तो आप ऐसे कर लेना मेरे मासूम से दोस्तों, 20 का R% बराबर 1 के, इससे ये 5 बार में गया, देन यू विल गेट द राइट आंसर 5%। चलिए 7वां नंबर समझ में आ गया होगा, एक बार प्यार से बोलना। 7वें के बाद हम 8वां पढ़ेंगे और मुस्कुरा के सीखेंगे। मुस्कुरा के सीखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x² माइनस 2p + 1x प्लस p + 4 के मूल बराबर होंगे? दोस्तों 4x² माइनस में 2p + 1x और p + 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। बच्चा हम एक चीज जानते हैं कि b² = 4ac होता है, b² = 4ac होता है। कब? जब हमसे कोई ये कह दे कि भैया आपके रूट्स आर इक्वल, मतलब मूल बराबर है। अगर हमसे कोई ये कह दे कि भैया रूट्स आर इक्वल, मूल बराबर है, तो ऐसे केस में b² ये वैल्यू होती है, बोलो हां। तो देखा ये जाए 2 ऐसे लिख दो, 2 का स्क्वायर p + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 और ये p + 4। खेला देखिएगा मोहब्बत वाला मेरे प्यारे दोस्तों, ये कट गया। अब हमें यहां से p निकालना है, या तो कैलकुलेट करो या 4G दिमाग लगाओ। ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन है 5, 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 4 9, 9 और 9 पंजा 45, नहीं 9 चौका है ना, 9 चौका 36, मतलब p बराबर बच्चा 5 ही हो जाएगा वाया ऑप्शंस। अब कुछ बच्चे कहने सर लगे सर नहीं हम नहीं मनवे, 3 रख लो, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 3 4 7, 7 चौक 28, कभी बराबर नहीं होगा। 12 रख लो, 12 1 13, 169, और यहां रख लोगे 13, समझ गए, 12 4 16, 16 चौको 64, कहां बराबर होगा? तो ये चीज ऐसे ही करते हैं। p बराबर 5 इज द राइट आंसर। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन करेंगे। एक फेमस क्वेश्चन है और आज की डेट में ये आसान बन गया है। प्यारे दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक का परिचय देते हुए इस क्वेश्चन को भी हम सीखेंगे। जी हां दोस्तों, कहता है कुल 4900 रुपए में एक भाग को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और शेष को 12% वार्षिक की दर से निवेश किया जाता है। यदि प्रत्येक स्थिति में बराबर समय में बराबर ब्याज मिलता है, मतलब दोनों केस में एसआई हमारा बराबर हो गया, दोनों केस में एसआई बराबर हो गया। अब मैं बिल्कुल बेसिक से कर देता हूं। 4900 है, हमने एक्स लगाए, इधर वाई लगाए, अब इधर एक्स लगाया, सेम टाइम रेट पहले में 9% है, बोलो हां। तो जो इससे साधारण ब्याज मिल रहा है, दूसरे में वाई लगाया, कितना 12%, और इसमें भी टाइम सेम हो गया। बस खेला हो बे, टी से टी गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 4 बार। आप खुद देखो x/y, x के सामने 4 है और y के सामने 3 है, यही इसका आंसर है। 4:3, तो 2 लगाए गए धन का अनुपात या तो 3:4 बोल लो या 4:3 बोल लो, एक ही ऑप्शन में रहेगा हमेशा। तो 4:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9वें के बाद 10वां पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी देखिए, बचपन से आप स्क्वायर रूट निकालना जानते होंगे, बोलो हां। 145 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 144 से ज्यादा है, तो 12.04। सर इतनी स्पीड से कैसे लिख दिया? चलो हम सिखाते हैं मगर प्यार से। दोस्तों इस तरीके को आप घर पे 1-2 बार अप्लाई करना, आप सीखोगे कला।
वैसे तो जनरल तरीके से बच्चे सॉल्व करते हैं, हम यहां पर हाईटेक सिखा देते हैं। रूट 145, बोलो हाँ। जब हमने इसको देखा तो ये किसके स्क्वायर के पास आता है? एक तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, बोलो हाँ, और एक 13 का स्क्वायर 169 होता है, बोलो हाँ। ये किसके नियरेस्ट है? तो देखा जाए 12 के नियरेस्ट है, तो यहां 12 लिख दो, प्लस लिख दो। अब एक चीज देखो कि ये 144 से कितना कम है? तो सर ये एक कम है, तो एक ऐसे, या एक ज्यादा है तो ऐसे, और इसका अंतर नहीं, इसका नहीं, इन दोनों का अंतर ले लो। 169 में से 144 25 से भाग दोगे तो ये 12.04 अप्रोक्स में आ जाएगा। कैसा लगा? शॉर्टकट। अब कुछ लोगों को लंबा लगाओ तो बचपन की यादों से कर लेना मेरे भाई, ऐसे कि एक एक बन जाए, एक ऐसे, यहां 2 लिखोगे, फिर ये 45 ऐसे आ जाएगा, बोलो हाँ। अब यहां एक ही 2 बार में आएगा, तो 2 बार में ये 44 आएगा, फिर बचेगा एक, कुछ याद आ रहा है? फिर उसके बाद पॉइंट, अगर यहां 0 लिखोगे मतलब 100 बढ़ाओगे तो आप समझ लो तो 0 लग जाएगा, और ये मतलब और 0 लोगे ना, तो उस हिसाब से आप बढ़ोगे तो 12.0 समथिंग में ये जाएगा। तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है कि आप कैसे सीखे हो। फिर से बता दें, रूट 145 किसके स्क्वायर के पास है? 12 के पास है, 144 13 से दूर है, तो 12 ऐसे लिख दिया। अब ये 12 से 144 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, और 144 169 का अंतर से भाग दो, ये अप्रोक्स में बिल्कुल एक्यूरेट आता ही है, नियरेस्ट में आता ही है। आप कोई भी करके देखना। चलिए प्यारे दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे एक मुस्कान के साथ। किससे? एक मुस्कान के साथ इस 11 नंबर क्वेश्चन को भी आज हम लगाएंगे। कहता है एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है। उसने 1 रुपए में 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची? हमने इसका शॉर्टकट इस समाज को बताया है कि हमेशा याद रखना, पैसे को नीचे रखना, क्वांटिटी को ऊपर। शुरुआत में ना परसेंटेज हानि ना लॉस, तो बराबर कर दो। क्वांटिटी x है, रुपया 1 है। उसके बाद खुलकर बोल रहा है कि 20% का लाभ, मतलब 120%, 120%, तो 120/100 हो जाएगा। 120% का अर्थ ये होता है 6/5, 6 से ये चला गया, x = 5, तो इसका राइट आंसर आएगा 5। हमने घटना चक्र YCT मैथ में ये क्वेश्चन भर भर के सिखाया। फिर से बता दें, एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, तो 6 टॉफी ऊपर, रुपया नीचे, बराबर उसने 1 रुपए में 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची? तो x ऊपर, 1 रुपए नीचे, ठीक है, और 20% तो 120/100। बाकी आप समझदार हैं, एक बार मुस्कुराना और कहना हाँ सर हम इस चीज को समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और मुस्कान के साथ सीखेंगे। 11 के बाद हम 12 नंबर पढ़ेंगे। उससे पहले इस थ्योरी को पढ़ लो तो 12 नंबर क्वेश्चन आप समझ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, 12 नंबर के लिए ये थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। जी हाँ, कहता है n वस्तुओं के समूह में सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर, कॉमा, जिसमें एक प्रकार की वस्तुओं की संख्या p है, दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या q है, तीसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या r है, तो n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब इस पे बेस्ड ये अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, और याद रहे हर सेट में परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके सम्मुख आ गया। कहता है 9 विभिन्न खिलौने को विभिन्न आयु के वर्ग के 4 बच्चों में कितने तरीके से वितरित किया जाए कि 3 बड़े बच्चों में वितरण समान हो। 3 बड़े बच्चों में वितरण समान हो तो 3 बड़े बच्चों को 2-2 मिल जाएंगे, और सबसे छोटे वाले को 1 अधिक, इससे तो 1 अधिक वितरण हो गया। पहले बोलो हाँ। अब इसका जो फंडा था बच्चा, फिर से समझो, हमारे पास टोटल 9 खिलौने हैं, 4 बच्चों को देना है, जिसमें 3 बड़े बच्चे हैं, और उनको बराबर 3-3 बांट दोगे तो चौथे को क्या दोगे? तो फिर 2-2 बांटोगे भाई, वितरण बराबर, खिलौना काट के तो दोगे नहीं, तो और चौथे बंदे को 1 अधिक, चूंकि छोटा बच्चा है उसको 1 ज्यादा खिलौना चाहिए। तुम बड़े हो गए हो कि नहीं बड़े हुए? अभी तक हो गए बड़े। अब कैसे करेंगे? तो ये जो फंडा आपके सामने लिखा है उसके हिसाब, ये टोटल हो गए कितने? 9, तो 9 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे ये भी आया
2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो बच्चा इसका तरीका आपके सामने है, ये ऐसे लिखेंगे और 2 फैक्टोरियल का क्यूब कर देंगे। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, आपके सामने इसलिए थ्योरी रखा गया जिससे आप चीजों को समझ सके, हमारी भावनाओं को समझ सकें। चलिए 12 के बाद 13 नंबर सीखेंगे। जी हां दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से और प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। जी हां, हर एक चीज को प्यार से सिखाया जाएगा। कहता है एक व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ उठाता है। एक व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ उठाता है, और यदि वस्तु का लिखित मूल्य 50 है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। अब एक चीज देखो, जब हमसे कह रहा है एमआरपी इसका 50 है और डिस्काउंट दिया उसने 10% का, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया उसका 45। अब कह रहा 25% कमाता है, मतलब 4 की चीज 5 में बेचता है तभी तो 25% कमाता है। सीधी सी बात है, अगर 4 की चीज 5 में बेचोगे तभी तो 25% कमाओगे। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, इसका मतलब 5 बराबर किसके, 45 के। जब 5 बराबर 45 के तो 4 बराबर किसके, 5 बराबर 45 के। 5 बराबर 45 मतलब इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, क्योंकि 5 बराबर 45 तो इस वैल्यू का क्या हो गया, 9 गुना। तो 4 बराबर, तो 9 गुना कर दो, 9 को 36, तो इस वैल्यू का जो आंसर आएगा 36 आएगा। कितना आएगा, 36 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ सर, 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 के बाद 14 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। सभी लोग 14 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो मुस्कान के साथ। क्या कहता है, कहता है एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हैं। मतलब किसी परीक्षा में 1200 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हैं, उनमें से, इससे पहले अलग आंसर हो गया था ना, हाँ 36 सही। एक परीक्षा में 1200 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हैं, उनमें से 80% लड़के और 45% लड़कियां उत्तीर्ण हैं। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो पहले बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो ले लो, 1200 और 900 का रेशियो 4:3 आ जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि दोनों को 300 से भाग दे दिया। अब 80% बालक पास है तो फेल कितने होंगे, 20% बालक फेल होंगे, और 45% अगर बालिका पास है तो फेल कितनी होंगी, 55% फेल होंगी। इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है, 20 है। आप हाईटेक तरीका जानते हो, कितना ज्यादा है, 35। कितना ज्यादा है, 35। 35 तीना 105। बच्चा जानता है कि ये 7 होता है, सब में बटेगा, ये 15 बार में गया और 35% आ गया। 35% फेल कैंडिडेट होंगे। या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, 20 चौका 80 हो जाएगा, 55 तीना 165 हो जाएगा। नीचे सब में बटेगा, 7 से भाग दोगे तो 35% ही आएगा। घर में बैठ के ट्राई कीजिए, खुशी मिलेगी। जी हां दोस्तों, तो हम सिखाते हैं आपको कॉन्सेप्ट, और वो भी कैसे, मगर प्यार से। बोलो बोलो, टेल। अरे 245/7, 7 × 21, बाकी 35, समझ गया ना। चलिए 14 के बाद अब 15 नंबर। इस क्वेश्चन को हम सीखेंगे मगर प्यार से। इसका 1/4 आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का। यही इस किताब की एक खासियत है कि कहीं ना कहीं हर सेट में परमुटेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, और उससे बच्चा खुश होता जा रहा है, उससे बच्चा खुश होता जा रहा है। जी हां दोस्तों, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने का संभावना। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू आने की संभावना। पहले चीजों को समझ लो। जैसे हम एक कॉइन को उछालते हैं, एक कॉइन को उछालते हैं तो हमारे पास 2 केस होते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। अगर हम 2 कॉइन को उछालते हैं तो शॉर्टकट तरीका बताते हैं आपको। 2 कॉइन तो 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो। और भाई 2 का स्क्वायर 4, भाई इसमें 2 की पावर 1 2 केस होते हैं, 2 की पावर 2 4 केस होते हैं, और 4 में 2 हेड 2 टेल, 4 का आधा 2 2, और हेड टेल
ये केसेस होते हैं 4 के। अगर हम बात करें 3 कॉइन के कि 3 कॉइन उछालें तो 2 का क्यूब 8 केसेस होंगे। अब 2 का क्यूब 8 तो 8 का आधा 4, तो 4 हेड लिख दो, 4 टेल लिख दो, और 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 हेड लिख दो, 2 टेल लिख दो, 2 हेड लिख दो, 2 टेल लिख दो, और 2 का आधा होता है 1, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इतने ऐसे केसेस अराइज होते हैं। ये एक तरीका है, इन्हें सीखा जाता है। अब हमसे खुलकर कहता है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू आने की संभावना। एक ही पहलू का अर्थ यह हुआ या तो तीनों में हेड हो या तीनों में टेल हो। तो तीनों में हेड और तीनों में टेल 2 केसेस आएंगे आउट ऑफ कितने में से, 8 में से। प्यारे दोस्तों 1/4 होता है। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस होता है। एनी अपॉन एनएस, एनएस मतलब टोटल सैंपल स्पेस जो कि टोटल केसेस होते हैं, और एनी मतलब इवेंट जो घटना के बारे में चर्चा की जा रही है। समझ गए ना? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। चले तो सीखेंगे मगर प्यार से। 15 के बाद 16 नंबर आ गया। जी हां दोस्तों, सभी लोग 16 नंबर को ट्राई करो मुस्कान के साथ। सारा खिला है आपकी एक मुस्कान। कहता है 2 रेलगाड़ियां जिनमें एक की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं दूसरे की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 रेलगाड़ियां जिनमें एक की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं। रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 120 मीटर है। कितनी? 100 मीटर और 120 मीटर है। यदि दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही हो तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? दोस्तों हमारी बातों को एक बार प्यार से समझना, खुशी मिलेगी। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 72 और 54 का अंतर होगी, जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। बोलो हां। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और उसमें जो ट्रेन चलेगी वो 18,000 मीटर चलेगी। यस या नो? बिल्कुल। अब देखा जाए, पहली ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है और दूसरे की 120, तो दोनों की लेंथ हमेशा जुड़ेगी। लेंथ तो हमेशा ही जुड़ती है, तो टोटल हो गया बच्चा 220। हमने वाईसीटी मैथ में पढ़ाया हुआ है, हमें बस इसी का आंसर चाहिए। सर कैसे करें? ऐसा करो, 2 0 से 2 0 काट दो। 36 से ये 5 बार में गया, 5 में किसका गुणा करे 220 आ जाए तो 44 का। तो यही चीज 1 में भी किसका गुणा करोगे? 44 का। तो 44 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 44 सेकंड। जी हां दोस्तों, 16 के बाद चलेंगे 17 में। मोहब्बत से पढ़ेंगे, मोहब्बत से। चले, कहता है 1290 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए का भाग बी के भाग का 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 3/2। एबीसी है 3/2, ये हो गया भाई। ए का भाग बी के भाग का 1.5 गुना तो 3/2, और बी का भाग सी के भाग का 1:3/4, 4 7 7/4। समझ गए ना? चले दोस्तों, दोनों केस में जो बी की वैल्यू होगी वो समान होगी। 7 का यहां गुणा कर दो और 2 का यहां गुणा कर दो। ऐसा करते ये 7 या 21 हो गया, ये 14 हो गया और ये 8 हो गया। अब देखा जाए जो पैसा है वो 1290 है, तो इसको जोड़ोगे तो 43 आएगा, और यही 43 बराबर 1290 आएगा। मतलब इसका 30 गुना हो गया। जी हां दोस्तों, अब हमको चाहिए क्या? सी का हिस्सा। किसका हिस्सा? सी का। तो 8 गुणे 30, 240 इज द राइट आंसर। एक बेसिक क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन। जी हां दोस्तों,
240 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहां हमसे कहता है आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का अर्थ होता है बच्चा कि हमसे कहता है कि इसकी रेंज को निकालिए और रेंज को निकाला जाएगा। जी हां दोस्तों, धीरे धीरे सब सिखाया जाता है, बस पढ़ने वाला चाहिए। कहता है 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10, 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब परिसर की बात करता है दैट मीन्स हमसे खुलकर कहता है कि रेंज बताओ। जब हमसे रेंज की बात करता है तो आप खुद डिसाइड करो इन नंबर में सबसे बड़ा कौन है, तो 19, और सबसे छोटा कौन है, 9। बस इसी को तो पारस कहते हैं, इसी को रेंज कहते हैं। 19 में से 9 गया 10, का राइट आंसर आएगा 10। जी हां दोस्तों, 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 के बाद 19 नंबर पढ़ेंगे मगर प्यार से। मगर प्यार से अगर पढ़ेंगे मगर प्यार से, कहता है क्या, किसी एक शरबत में 15% चीनी है और दूसरे शरबत में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए जिससे नए शरबत में 10% चीनी हो जाए। प्यारे दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन बोला गया आपको कभी डरना नहीं है, पेशेंस रखना है। हम चीनी चीनी दोनों के साथ देखो, पहले में भी 15% चीनी है, दूसरे में 5% चीनी है। पहले बोलो हाँ, मिलाने पर 10% चीनी आ रही है। पहला मिक्सचर 20 लीटर है, ये क्वांटिटी है, दूसरा कितना है यही पूछा गया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दो, 10 में से 5 गया 5 आया, 15 में से 10 गया 5 आया, मतलब इसका रेशियो हो गया 1:1। बोलो हाँ, तो पहले क्वांटिटी 20 है तो अब भी क्वांटिटी हमारा जो दूसरा मिक्सचर का होगा वो भी 20 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20। फिर से समझो, 2 पतीले हैं शरबत के, पहले पतीले में 15% चीनी है, दूसरे में 5%, मिलाने पर जो चीनी का रेशियो आ रहा है मतलब परसेंटेज आ रहा है वो 10। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दोगे, आंसर आ जाएगा 1:1। तो ये 1:1 आया, तो पहले में जो 20 लीटर था तो दूसरे में भी 20 लीटर होगा। मुस्कुराइए। 19 के बाद 20 करेंगे, ये एक ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग करते हैं, बढ़िया प्यारा मेथड, हमारा वन ऑफ द बेस्ट मेथड रहता है। 2700 भी किताब आपको कराई जा रही है यूट्यूब में, प्रॉपर वे में पढ़ा रहा हूं, उसमें 4 लेक्चर हो गए, धीरे धीरे उसको भी चलाएंगे, मतलब पढ़ाते रहेंगे। याद रहे, बस आपका ये जो प्यारा योगदान है वो करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक खंबे का 2/5 भाग कीचड़ में, 3/10 भाग पानी में और 3 मीटर सतह से ऊपर है, तो खंबे की ऊंचाई क्या है। याद रहे, जो नीचे 5 और 10 लिखा होता है इसका एलसीएम ले लो, जो कि 5 और 10 का एलसीएम 10 आता है। बोलो हाँ, हमने माना खंबे की ऊंचाई जो है वो 10 यूनिट है। कितनी है? 10 यूनिट, जिसका 2/5 भाग कीचड़ में घुस गया अंदर, तो इसका 2/5 करोगे 5, 4 यूनिट कीचड़ में घुस गया। फिर हमसे कह रहा 3/10 भाग पानी में है, तो भाग दोगे तो 3 यूनिट पानी में है। उसके बाद बचा कितना? 3 यूनिट बचा। बोलो हाँ, और यही 3 यूनिट बराबर किसके? 3 मीटर के है। तो जब ये 3 यूनिट बराबर 3 मीटर के, तो खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है। कितना है? सॉरी, 3 यूनिट, 3 के खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। 10 मीटर, तो जो खंबा है वो 10 मीटर का है जी। 3 बराबर 3 के, तो 10 बराबर 10 के। चलिए 21 नंबर सीखेंगे, मगर प्यार से। दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक के साथ जब हम सीखते हैं तो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है 4 घंटियां 6, 8, 10, 12, 18 के सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती हैं, तो वह न्यूनतम समय क्या है जब वे फिर साथ बजेंगी? मेरे मासूम से दोस्तों, 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। एक चीज समझो, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं किसका? 6, 8, 12, 18 सेकंड का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 6, 8, 12 मतलब 6, 8, 12, 18 का एलसीएम,
तो समाज के लोग इसे 72 सेकंड कहेंगे। कितना कहेंगे? 72 सेकंड सभी से डिविजिबल है और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट 12 सेकंड। जी हां दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 12, तो हमसे कहता है तो वह न्यूनतम समय क्या है जब वे फिर साथ साथ बजेंगे, तो 1 मिनट 12 सेकंड। चले, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञानवर्धक क्वेश्चन है, इसको समझेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में। क्या कहता है? कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब कोई एक काम है जिसे 50 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। पहले दिन एक व्यक्ति कार्य करता है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे एंड सो ऑन। तो ये 50 दिन में, मतलब जो कार्य है वो 50 दिन में पूरा होना है। 50 दिनों में पूरा हो जाता है, तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? एक बार फिर से पढ़ते हैं। कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पहले दिन एक व्यक्ति कार्य करता है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, मतलब तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है। जब तक कार्य पूरा नहीं होता है यह प्रक्रिया चलती रहती है। कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? देखो यहां पर हम x नहीं लेंगे, जो 50 दिन है वो 50 कार्य समझ लो कि 50 कार्य पूरा करना है। अब दिन यहां चलेगा। देखो पहले दिन एक बंदा आया, दूसरे दिन एक और बढ़ गया, 2 हो गया, तीसरे दिन 3 हो गया, चौथे दिन 4 हो गया, ऐसे करके एंड सो ऑन। अब कितने बंदे हो गए हमें नहीं मालूम, ना ही भाई बंदे भी नहीं मालूम, दिन तो मालूम होंगे, दिन तो n हो जाएंगे। या ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले दिन एक बंदा, दूसरे दिन 2 बंदा, तीसरे दिन 3 बंदा, 4 बंदा, और हमें 50 तक जाना है। हम अच्छे जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इसका योग 55 होता है। इसका योग 55 कैसे? n/2 n+1, बोलो हाँ। और यहां हमें 50 तक कराना है। अगर 50 में 10 कम कर देंगे तो अगर 9 तक जोड़ेंगे तो 40 ही होंगे, बोलो हाँ। तो लगभग बोला गया है, लगभग कितने दिन लगेंगे? तो लगभग 10 दिन लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे। तो इसका आंसर 10 दिन घोषित कर दीजिए। कितना घोषित कर दीजिए? 10 दिन घोषित कर दीजिए। इसका आंसर 10 दिन लगभग में घोषित कर दीजिए। एक बार फिर से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक भाषा वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें दिमाग नहीं लगाना। वैसे तो हम x करके करा देते कि मान लो x समूह है तो किसी काम को 50 दिन में करते हैं तो 50 × x हो गया। पहले x बंदे काम कर रहे थे, पर यहां कह रहा पहले दिन एक ही व्यक्ति कार्य करता है, इस चक्कर में हमने वो x वाला सिस्टम नहीं अपनाया। देखो सिंपल सी बात है कि किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करना है, तो मतलब 50 दिन में पूरा हो जाता है, तो ये एक बंदा कर रहा होगा, सीधी सी बात है। ये कितने बंदे कर रहे होंगे? एक बंदे कर रहे होंगे, क्योंकि आप भाषा समूह, एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो एक ही बंदा इसमें काम कर रहा होगा। समूह की बात तो कर दिए नो डाउट, तो थोड़ा सा भाषा में इसकी दिक्कत है। तो 50 मतलब 50 दिन में काम पूरा होता है। पहले दिन एक बंदा आया, दूसरे दिन 2 3 4 5, तो वो एक एक काम करते हुए चले गए। नियरेस्ट में 50 पहुंचना है, हम जानते हैं 10 तक की वैल्यू 55 होती है, तो 10 दिन इसलिए हम ले लेंगे। अगर हम एक 10वां दिन मतलब 10वां कम कर देंगे 10 बंदे वाला, तो 9 दिन में तो 45 ही काम होगा, बोलो हाँ। 9 दिन में 45 ही होगा, क्योंकि 10 हमने कम कर दिया, लाना है 50, तो 9 प्लस में आंसर 10 दिन आ रहा है, तो लगभग 10 दिन आंसर होगा। इस चीज को समझो, थोड़ा सा शुरुआत की भाषा में भी अच्छापन है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन। 22 के बाद 23 नंबर करेंगे, एक मुस्कान के साथ करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वी बोर्डमास का यूज हो रहा है, वी फॉर वैन्युकुलम का यूज हो रहा है, जो कि 7 और 4 के ऊपर लगा है। वी बोर्डमास में देखा जाए सबसे पहले वैन्युकुलम को ही सॉल्व करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि जिनको नहीं मालूम वो परेशान हो जाएंगे। यूथ में हमने पढ़ाया है विस्तार से इसको।
हर एक छोटी छोटी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस पढ़ने वाला चाहिए। दोस्तों चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखा जाए सबसे पहले वेनुकुलम, फिर बोर्ड मास आता है। वेनुकुलम, ये बार ब्रैकेट को, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। और 112 में 28 से भाग दोगे 4 आ जाएगा, 25 में 4 जाएगा 21 आ जाएगा, 37 में 21 घटाओगे 16 आ जाएगा, 40 में 16 घटाओगे 24 आएगा, और आगे भाग लगा हुआ है। तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना, 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 23 के बाद अब हम 24 पढ़ेंगे, मगर प्यार से। दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक से हम लोग 24 नंबर को पढ़ेंगे मोहब्बत के साथ। याद रहे पीडीएफ हमने दोनों जगह दे दी है, टेलीग्राम में भी दे दिया है और आपको भी प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, ऐप में भी। कहता निम्न तालिका का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। कक्षा में 1983 में विद्यार्थियों की संख्या 1981 से कितना प्रतिशत अधिक है। 1981 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 1983 में गए तो 30 है, 1983 में गए तो देखो 30 है, और 1981 में गए तो 25 है। फिर भाषा को पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। कक्षा में 1983 में विद्यार्थियों की संख्या 1981 से कितना अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 5, कंपैरिजन इससे कर रहा है 25 से भाग दोगे गुणा 100, 5 से ये 5 बार गया, मतलब 20% अधिक है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा 20% आएगा। अंतिम क्वेश्चन, एक त्रिभुज की माध्यिका का संगमन बिंदु क्या होता है, उसे हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। प्यारे दोस्तों हमने इस चीज को ट्रायंगल में पढ़ाया है आरएस अग्रवाल में बहुत अच्छे से। केंद्रक को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रोइड बोलते हैं, और सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं उसे हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं या केंद्रक बोलते हैं। मेरी बात को समझना। फिर अगर हम बात करें इन सेंटर की, इन सेंटर को हम अंता केंद्र बोलते हैं। अंता केंद्र क्या होता है, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, मीटिंग पॉइंट ऑफ, ये कोणों का जो समद्वि भाजक है वो जिस बिंदु पर मिल रहा है, कोणों का समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिल रहा है उसे हम अंता केंद्र बोलते हैं। अगर हम आर्थो सेंटर की बात कर दें, आर्थो सेंटर जिसे हम परिकेंद्र बोलेंगे, नहीं लंब केंद्र बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। आर्थो सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब इसमें शीर्ष लंब होते हैं, शीर्ष लंब होते हैं, ये लंबवत पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है जिसमें शीर्ष लंब होते हैं बच्चा, एल्टीट्यूड होता है जिसमें क्या होते हैं, शीर्ष लंब होंगे। और जब हम बात कर दें इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। सरकम सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये लंबवत साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड और लंबवत भी रहेंगे, इसे हम बोलते हैं। देखो माध्यिका का काम है भुजा को दो बराबर भागों में करना, ये चीज, पर ये डिसाइड नहीं कि लंबवत हो कि ना हो, समझ गए। तो सरकम सेंटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक होता है। आर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड शीर्ष लंब होता है, बराबर नहीं हो करता ये। इन सेंटर कोण समद्विभाजक होता है, और केंद्रक माध्यिका। और याद रहे कि जो हमारा ट्रायंगल होता है कौन सा, इक्विलैटरल, उसमें इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्रोइड सारे के सारे एक ही बिंदु पर होते हैं। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। रेटिंग देते रहिए प्रकाश अवस्थी ऐप की।